नमस्ते प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन, इससे पहले हम जान चुके हैं मनुष्य में पोषण, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हुई। तो मनुष्य में भोजन का पाचन इसके पाचन तंत्र में होता है। मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है। अब पाचन तंत्र क्या होता है, देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में दो प्रकार के प्रमुख भाग होते हैं, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र इन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है आहारनाल, दूसरा है संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। देखो आहारनाल को तो अभी हम जानेंगे। तो पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे लाला ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, ये सब क्या हैं, पाचक ग्रंथियाँ हैं। इनसे पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने और अन्य काम करते हैं। अब देखिए पहला आहारनाल। आहारनाल क्या होती है? आहारनाल तो देखिए भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने आदि के लिए एक लंबी नली जैसी संरचना होती है जो मुख द्वार से मल द्वार तक फैली रहती है। इसे ही आहारनाल कहते हैं। मनुष्य में भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने आदि के लिए एक लंबी नली जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, आहारनाल। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहारनाल के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। आहारनाल के भागों को देखिए, पहला है मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसनी, इसे ग्रसिका या ग्रासनली भी कहते हैं, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, पांचवा है बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र भी कहते हैं, छठा है मलाशय, सातवां है मलद्वार या गुदा, इसे एनएस याद रखना। अब इस चित्र को देखिए, मानव पाचन तंत्र का ये चित्र है। जब भी पूछे मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तब आपको यही चित्र बनाना है। मानव पाचन तंत्र का वर्णन करने के लिए कहे तब भी आपको ये बनाना है। तो पाचन तंत्र देखो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक है जिसे गुदा भी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से भाग हैं देखिए। सबसे पहले है मुख एवं मुख गुहिका, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय और गुदा द्वार यानी गुदा। अब इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले भोजन मुंह में गया, मुंह में दांतों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बदला, जीभ ने लार मिलाई, लार ने मंड का पाचन किया शर्करा में। इसके बाद ग्रसिका यानी ग्रासनली से होते हुए आमाशय में पहुंचा, आमाशय से छोटी आंत पहुंचा, छोटी आंत भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। बड़ी आंत में जो जल और लवण है उनका अवशोषण हो जाएगा। फिर बिना पचा भोजन मलाशय में मल के रूप में इकट्ठा रहेगा, उसे गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो ये यकृत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें क्या है, पित्ताशय जिसमें पित्तरस इकट्ठा होता रहता है। अग्नाशय ये आमाशय ठीक नीचे स्थित होती है, ये भी एक ग्रंथि है जिससे अग्नाशय रस निकलता है। तो आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना आना चाहिए। अब देखिए आगे। अब देखिए आहारनाल का पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका। मुख द्वारा ही भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुंह में स्थित दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। जो मुख है इस द्वारा ही भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी शरीर में भोजन को अंदर कहाँ से लिया जाता है, मुख द्वारा। मनुष्य के मुख गुहा में दांत होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रत्नक, कृतंक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। इन सभी के काम, इन सभी की क्रियाएं हम अलग से बता देंगे। ये दांत क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेंगे, चबाकर पीस कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। मुंह में लाला ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लाला रस स्रावित होता है। जीभ भोजन में लार मिलाने का काम करती है। लार में एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है तथा यह मंड को शर्करा में बदल देता है। मुंह में लाला ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लाला रस या लार स्रावित होती है। लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करेंगे। भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट के मंड को शर्करा में बदल देंगे। जीभ भोजन में लार मिला देती है। भोजन का यहाँ और अधिक पाचन नहीं होता। जो हमारा मुख है इस द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, मुख गुहा में जो लार है इसके द्वारा मंड शर्करा में बदल गया। इतना ही भोजन का पाचन हमारे मुख में होता है। जीभ भोजन को निगलने में भी सहायता करती है जिससे भोजन ग्रसनी या ग्रासनली में पहुंचता है। हमारे मुख गुहा में क्या हुआ है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला है।
मंड को शर्करा में बदला, बस इतना ही पाचन हुआ है। इसके बाद भोजन पहुंच गया ग्रास नली में। अब देखिए दूसरा भाग है आरनाल का ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका केवल एक नली है जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। यहाँ से भोजन क्रमाकुंजक गति द्वारा आमाशय में भेज दिया जाता है। यहाँ से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। क्रमाकुंजक गति यानी ऐसी गति जो हमेशा नीचे की ओर होती है, पेशियों के सुतलन संकुचन के कारण। केवल एक ही क्रिया में ये उल्टी होती है, यानी जब हमारे उल्टी होती है वमन, तब ये विपरीत दिशा में गति करती है, वरना ये नीचे की ओर गति करेगी। अब आरनाल का तीसरा भाग देखिए, आमाशय। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की आकृति देखी हो तो आपने यू या जे जैसी दिखती है। आमाशय एक बृहत अंग है। यह आरनाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो आमाशय है यह आरनाल का सबसे चौड़ा भाग है, ये याद रखना। आमाशय में भोजन के आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। देखो, आमाशय में जैसे ही भोजन आया तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। तो देखिए, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। अब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, इसलिए। तथा भोजन के साथ आए जीवाणुओं को या रोगाणुओं को नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे ये एंजाइम क्रिया कर सकें, तथा भोजन के साथ आए जीवाणुओं या रोगाणुओं को नष्ट करता है। यह अक्रिय पेप्सिन को क्रियाशील बनाता है। जो पेप्सिन एंजाइम जठररस में होता है ये उसको सक्रिय करता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया कर प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देती है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया है, इसे आप नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। आमाशय की भित्ति द्वारा स्रावित श्लेष्मा अम्ल से आंतरिक स्तर की सुरक्षा करती है। जो आमाशय की भित्ति है इससे श्लेष्मा स्रावित होती है, जो आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल से सुरक्षा करती है। अगर ये श्लेष्मा स्रावित नहीं होगी तो ये भित्ति में घाव भी कर सकता है। यह अम्ल इतना प्रबल होता है। तो अम्ल भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और उसके साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना, श्लेष्मा याद रखना। पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम की क्रियाएं नहीं है। ये रेनिन नामक एंजाइम क्या करेगा? ये दूध में जो कैसिन है उसे फाड़कर अलग कर देगा। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब आमाशय से भोजन छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में पहुंच गया है। अब छोटी आंत में देखिए क्या होगा। यह आरनाल का चौथा भाग है। यह आरनाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। सबसे चौड़ा भाग आमाशय, सबसे बड़ा या लंबा भाग छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। नाम से तो छोटा है लेकिन लंबाई सबसे ज़्यादा है। जो छोटी आंत है बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। कुंडलित होने के कारण ये छोटे से स्थान में स्थित होती है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशिक रस तथा यकृत से निकलने वाले पित्तरस का स्रावन प्राप्त करती है। जो छोटी आंत है ये अग्नाशय से अग्नाशिक रस प्राप्त करती है। यकृत से जो पित्तरस स्रावित होता है उसे प्राप्त करती है। यकृत एक ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत में पित्तरस स्रावित होता है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है, जो कि कहाँ मिलेगा? छोटी आंत में। पित्तरस भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्योंकि जो अग्नाशिक रस में जो एंजाइम होते हैं वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं। इसलिए पित्तरस भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्योंकि आमाशय से भोजन कैसा है? अम्लीय आया है, उसे क्षारीय बनाएगा। तथा ये वसा पर क्रिया करता है। जो पित्तरस है वसा पर भी क्रिया करता है। वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है छोटी आंत में। अब उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलेंगे, जिससे एंजाइम से क्रिया कर सकें।
तथा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है या खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है यानी तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में सक्रिय होते हैं, इसलिए पित्तरस ने भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाया। अब देखिए अग्नाशिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो क्या करेंगे। अग्नाशिक रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन तथा लाइपेज एंजाइम इमल्शिक रस वसा का पाचन करता है। जो अग्नाशिक रस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, और दूसरा लाइपेज एंजाइम, दोनों याद रखने, लाइपेज एंजाइम इमल्शिक रस वसा का पाचन करता है। देखो इमल्शिक रस वसा, इससे पहले हमने पढ़ा है जो पित्तरस है इसने वसा को बड़ी बड़ी गोलिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित किया है। वह क्रिया इमल्शीकरण की तरह थी, जैसे आपने 4 पार्ट में पढ़ा है। तो इमल्शीकृत वसा बनी, उसका पाचन कौन करेगा? लाइपेज नामक एंजाइम, जो कि अग्नाशिक रस में पाया जाता है। छोटी आंत की भित्ति में यानी क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। जो छोटी आंत है इसकी भित्ति में ग्रंथि है जो आंतरस स्रावित करती है। अब इस आंतरस में जो एंजाइम होते हैं ये अंत में जब सारी क्रियाएं हो जाती हैं तब प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का छोटी आंत में, प्रोटीन का छोटी आंत में, या भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। तो याद रखना भोजन का पाचन मुंह यानी मुख से प्रारंभ होता है, मंड को सरग्राम बदलाता, और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इनको भी याद रखना है, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अब देखिए भोजन का पाचन हो गया, अब इसका अवशोषण करेंगे। अब भोजन पच गया है, अब उसका अवशोषण करेंगे। पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। भोजन पच चुका है, उस पाचित भोजन को जो छोटी आंत की भित्ति है ये अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत की भित्ति में अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो क्षुद्रांत की जो भित्ति है इसमें अनेक उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम का कार्य है ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे पचे भोजन का अवशोषण आसानी से और जल्दी हो जाता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। दीर्घरोम में क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं, जहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। जहां इस पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में होता है और नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत में। तो ये हमने अवशोषण भी कर लिया। अब इसके बाद स्वांगीकरण होगा। अब देखिए बड़ी आंत में, अब जो भोजन पचा नहीं है उसे बड़ी आंत में भेज देंगे। तो देखिए आहारनाल का 5वां भाग है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां इसकी भित्ति द्वारा अपाचित भोजन में से जल एवं लवणों या पोषकों का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत की भित्ति में दीर्घरोम होते हैं जो इस बिना पचे हुए भोजन में से जल का और अन्य जो पोषक हैं या लवण हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। जैसे विटामिन है, खनिज लवण है, इनका पाचन नहीं होता, इनका सीधा अवशोषण होता है। और अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन में से जल और लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है और अपाचित भोजन मलाशय में भेज दिया जाता है। देखिए 6वां भाग है मलाशय, 7वां मलद्वार या गुदा जिसे एनस कहेंगे। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। बड़ी आंत में बिना पचे भोजन में से जल और लवणों का अवशोषण कर लिया। अब जो भोजन पचा नहीं है बिल्कुल भी,
अवशिष्ट पदार्थ जो उसे मलाशय में भेजेंगे और यह अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये अपचित पदार्थ मलाशय में किसके रूप में रहेगा? अर्ध ठोस मल के रूप में, और समय समय पर यह मलद्वार द्वारा यानी गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ यानी अवशिष्ट पदार्थ का बहिक्षेपण या निष्कासन गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह हर समय बाहर नहीं निकल सकता। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? गुदा अवरोधनी द्वारा। यही तय करेगी कब इसको बाहर निकालना है, कब नहीं। तो वो 24 तक हमने जाना है मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, आहारनाल के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित करती है और कैसे पाचन होता है। तो वो अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो वो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।